वेलकम बच्चों। आपकी समर वेकेशंस तो ओवर हो चुकी हैं। अब एग्ज़ाम्स का टाइम है, यूनिट टेस्ट शुरू होने वाले हैं। आपको अब पढ़ने की याद आ रही होगी कि भाई नानी के घर से तो हो आए, बढ़िया आराम से पेड़ पे चढ़ के आम तोड़े, खूब मज़े करे। अब स्कूल्स खुल रहे हैं और खुलते ही शुरू होंगे क्या, यूनिट टेस्ट। अब फंडा क्लासेस आपके लिए लाई है लेक्चर्स, जिनको आप पढ़ के अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज के लेक्चर से, जो कि है क्लास 9th का मोशन चैप्टर। चलिए देखते हैं। चैप्टर का नाम है मोशन फॉर क्लास 9th। क्लास 9th, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सीबीएसई और आईसीएसई में दोनों में कॉमन चैप्टर है। सीबीएसई वाला भी ये वीडियो लेक्चर अटेंड कर सकता है एंड आईसीएसई वाला भी ये वीडियो लेक्चर अटेंड कर सकता है। चलिए देखते हैं भाई मोशन। अब हम लोग क्लास 9th में आ गए हैं, हम लोग की साइंस ने एक जंप लिया है और अब हम लोग ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो अब मोशन है, मोशन किसका पार्ट है? तो फिजिक्स जो है, मोशन बेसिकली किसका है? फिजिक्स का पार्ट है। तो फिजिक्स में भी बहुत ढेर सारे पार्ट्स हैं, उसमें से एक है मैकेनिक्स। क्या है? मैकेनिक्स, ठीक है। अब मैकेनिक्स भाई क्या होता है? मैकेनिक्स ब्रांच है फिजिक्स की, जिसमें हम लोग किसके बारे में डील करेंगे कि भाई मोशन एक हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट पे है तो क्यों है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे। अगर मोशन कर रही है तो कैसा मोशन है, उसमें क्या बॉडी कितने टाइम में कहाँ तक पहुँच रही है, इस तरह की चीज़ें हम लोग किस में डिस्कस करेंगे? मैकेनिक्स में। और रीज़न भी मैकेनिक्स ही में डिस्कस होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें मैकेनिक्स की डेफिनेशन, तो हम लोग लिखेंगे इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we deal with motion or rest and the conditions related to it। तो मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे मोशन के बारे में, रेस्ट के बारे में, और क्या कंडीशंस है, किस वजह से वो मोशन हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में मैकेनिक्स के अंदर पढ़ेंगे। अब देखो मैकेनिक्स भी लेटर कितने टाइप्स में डिवाइड हो जाएगा? मैकेनिक्स 3 टाइप्स में डिवाइड हो जाएगा। मैकेनिक्स is divided into 3 parts. First is your statics, जिसमें हम लोग रेस्ट की बात करते हैं। we deal with objects at rest, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसे हैं? रेस्ट पे हैं। सेकेंड हम लोग देखेंगे, इसको बोलेंगे काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या डील करेंगे? हम लोग डील करेंगे कि भाई मोशन कैसे हो रहा है। वी डील विद ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। अब मोशन में डील तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको उसके कॉज को हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। विदाउट नोइंग द एक्चुअल कॉज ऑफ मोशन।
मतलब हमको कॉज, मोशन के कॉज के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, बस हम लोग किस पे डील करेंगे, मोशन पे डील करेंगे। थर्ड जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे डायनेमिक्स। अब डायनेमिक्स में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डील करेंगे किसमें, वी डील विद द कॉज ऑफ मोशन, ठीक है। सो हम लोग के पास मैकेनिक्स के 3 ब्रांचेस आई। फर्स्ट इज स्टैटिक्स, सेकेंड इज काइनेमेटिक्स, थर्ड इज डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में हम लोग उन ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे जो कि क्या है, कंप्लीट रेस्ट में है या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, वो कहीं पे भी मूव नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल कि भाई अगर मैंने एक बस ली, ठीक है, सपोज ये मेरी बस है या कार है जो भी है, ठीक है, मैंने एक कार या बस ले ली, ठीक है, पुराने ज़माने की। अब मैं इधर से भी एक फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन का, इधर से भी एक फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन का, ठीक है। सिंस दोनों फोर्सेस 10 न्यूटन की अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, एक इधर से लगा रहा है दूसरा उधर से लगा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगी, फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगी और ऑब्जेक्ट कैसे है, रेस्ट में है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी हम लोग किस में लेते हैं, स्टैटिक्स में लेते हैं। काइनेमेटिक्स में क्या करेंगे, काइनेमेटिक्स में हम लोग मोशन के बारे में स्टडी करेंगे कि भाई मोशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक, क्यों की डिस्कशन हम लोग डायनेमिक्स में करेंगे। फिलहाल हम लोग बस काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ेंगे कि मोशन हो रहा है, क्या क्या रिलेटेड टर्म्स हैं, उसका स्पीड कितनी है, एक्सेलरेशन कितनी है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स में, जिसमें हम लोग को ये चैप्टर पढ़ना रहता है मोशन। नेक्स्ट है हम लोग का डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में हम लोग क्या देखेंगे, कॉज देखेंगे मोशन का। तो जब कॉज की बात करेंगे तो कॉज में क्या क्या चीज़ें आएंगी भाई, उसमें फोर्स लग रहा है, मेन कॉज क्या है किसी चीज़ का मोशन करने का, फोर्स क्या है, लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे जो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर होगा लॉज ऑफ मोशन, तो वो डायनेमिक्स में डील करेगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग आ जाते हैं काइनेमेटिक्स में। फिलहाल हम लोग किस में है, काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स, तो काइनेमेटिक्स क्या है, जिसमें हम लोग मोशन में डील करेंगे विदाउट नोइंग द एक्चुअल कॉज। हम लोग को रीजन से कोई मतलब नहीं है कि भाई क्यों एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है, बस हमको इस चीज से मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग देखेंगे कि फर्दर 3 ब्रांचेस होती हैं, ठीक। काइनेमेटिक्स में हम लोग 3 तरह के मोशन पढ़ेंगे। अब 3 तरह के क्यों, क्या आपको याद है कि जो हमारे एक्सेस होते हैं, जैसे एक ये एक्सेस हो गया, ठीक है, एक ये एक्सेस हो गया, ये 2 एक्सेस से तो हम लोग फेमिलियर हैं, और ये तीसरा एक एक्सेस होता है, ठीक है, इसको बोला हम लोग ने एक्स एक्सेस, इसको बोला मैंने वाई एक्सेस, और ये हो गया हम लोग का जेड एक्सेस, ठीक है। तो अगर हम लोग देखा जाए तो एक्सेस कितनी है, हम लोग के पास 3 एक्सेस हैं। तो अगर मोशन सिर्फ और सिर्फ किसी एक एक्सिस तक कंस्ट्रेंट है, ठीक है, सिर्फ वो एक ही एक्सिस पे मोशन कर रहा है, ठीक, ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन में, तो या तो वो एक्स पे मूव करेगा, या तो एक वाई पे मूव करेगा, या फिर जेड पे मूव करेगा। तो इन तीनों में से किसी एक ही डायरेक्शन में मोशन होगा, ठीक है। ऐसे मोशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, 1D मोशन। डायमेंशन का मतलब कि भाई कितने एक्सेस इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे 1D है, यानी कि सिर्फ एक ही एक्सेस आपकी इन्वॉल्व है थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन। एक ही चीज के 3 नाम, चाहे हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोले, या फिर 1D मोशन बोले, या फिर रेक्टिलिनियर मोशन बोले, ठीक है।
अब दूसरा टाइप क्या है भाई, दूसरा क्या आता है कि भाई मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन से क्या मतलब कि अब दो एक्सेस इन्वॉल्व होंगे। ठीक, देखो जैसे ये दोनों एक्सेस ले ली तो ये एक क्या बनाया, प्लेन बनाया। एक एक्स वाई प्लेन हो गया, एक हम लोग का वाई जेड प्लेन हो गया, और एक जेड एक्स प्लेन हो गया, या फिर एक्स जेड प्लेन भी बोल सकते हो। चलो भाई, इसी चीज को हम लोग बोलेंगे 2D मोशन। क्या बोला, 2D मोशन। तो 2 डायमेंशन का मोशन होता है, ठीक है, दो एक्सेस इन्वॉल्व हैं इसमें। थर्ड देखा जाए तो थर्ड हम लोग का है मोशन इन अ स्पेस। मोशन इन अ स्पेस का क्या मतलब कि भाई अब हम लोग एक पूरे एरिया में, एक पूरे वॉल्यूम में मोशन को डिफाइन करेंगे। उसको करने के लिए हमको 3 एक्सिस में चलना पड़ेगा कि भाई सेम टाइम में एक्स में भी चेंज आए, वाई में भी चेंज आए, और जेड में भी चेंज आए। तो उसको हम लोग बोलेंगे मोशन इन अ स्पेस या 3D मोशन। 3D मोशन, ठीक है। तो हम लोग ने क्या देखा भाई, मैकेनिक्स क्या होती है, मैकेनिक्स के 3 टाइप्स। उसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स भी फर्दर कितने में डिवाइड है, 3 में डिवाइड है। एक पहला है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, दूसरा है मोशन इन अ प्लेन, तीसरा है मोशन इन अ स्पेस। तो अभी हम लोग के लिए क्लास 9th में जो हमको पढ़ना है वो है ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसको हम लोग 1D मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। तो साथ ही साथ नोट्स बनाते चलेंगे। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, पॉज कर लीजिए 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए, और नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलो चलिए बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई रेस्ट और मोशन क्या है। ठीक है, हमको क्या पढ़ना है, रेस्ट और मोशन। चलिए देखते हैं, रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, रेस्ट का क्या मतलब होता है, रेस्ट का क्या मतलब होता है, कब आप बोलेंगे कि एक कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, कि भाई जब वो मूव ना कर रही हो, मूव ना कर रही है इसका मतलब क्या है, वो अपनी पोजीशन छोड़ के नहीं जा रही है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे कि भाई व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट changes its position with respect to time, with respect to time in a given frame of reference। वहीं अगर हम लोग बात कर लें कि भाई मोशन क्या है, तो मोशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोशन के लिए क्या करेंगे कि भाई वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करती रहे, किसके साथ, टाइम के साथ। सो वी विल राइट व्हेन एन ऑब्जेक्ट changes, when an object changes its position with respect to time in a given frame of reference, it is said to be in motion। ठीक है भाई, मोशन क्या है, मोशन क्या बोला कि जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगी टाइम के साथ इन अ गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेस्ट क्या है, रेस्ट तब है जब कोई ऑब्जेक्ट चेंज ना करे। ठीक है,
चलो भाई एक केस देखते हैं। सपोज ये एक रेलवे ट्रैक है और ट्रैक पे क्या है, ट्रेन है, ठीक है, ट्रैक पे क्या है, ट्रेन है। ठीक है, अब ये यहां बैठा हुआ है राहुल, यहां पे बैठा हुआ है राहुल और यहां पे उसका दोस्त बैठा हुआ है, मोहन बोल लो, सोहन बोल लो, जो भी बोल लो, ठीक है। तो हेयर इज राहुल और यहां पे है उसका फ्रेंड मोहन, ठीक है, यहां पे राहुल बैठा है, यहां पे मोहन है, और बाहर है कौन, बाहर से देख रहा है एक पर्सन सोहन, जो कि उनका फ्रेंड है, ठीक है भाई। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि राहुल के रिस्पेक्ट में मोहन क्या है, रेस्ट पे है। हमने क्या बोला कि भाई विद रिस्पेक्ट टू राहुल, विद रेस्पेक्ट टू राहुल, मोहन इज एट रेस्ट, ठीक, जबकि विद रेस्पेक्ट टू सोहन, मोहन इज इन मोशन। अच्छा, एक चीज और ध्यान देंगे कि रेस्ट के साथ हमेशा एट यूज करेंगे और मोशन के साथ हमेशा इन यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे कहना कि भाई राहुल और मोहन, ठीक, दोनों ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रेन में ट्रैवल करते समय जो राहुल है वो मोहन को देखता है और उसकी पोजीशन उससे नहीं चेंज होती, तो वो बोलता है कि भाई मोहन क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है। बट जब सोहन बाहर से देख रहा है तो उसकी पोजीशन ट्रेन के साथ चेंज हो रही है, तो वो बोल रहा है कि भाई सोहन बोल रहा है मोहन क्या है भाई, मोशन में है, ठीक है। अब गलत तो दोनों में से कोई नहीं बोल रहा है, तो कहाँ गड़बड़ी है, क्या हम लोग ने कुछ डेफिनेशन गलत लिख रखी है या फिर कुछ मोहन में गलती है या राहुल में गलती है, ठीक है। क्योंकि एक ऑब्जेक्ट या तो एट अ टाइम रेस्ट पे होगा या मोशन पे होगा, यहाँ तो दोनों ही हो रहा है, तो ये क्या हुआ, बड़ी दुविधा, ठीक। तो ध्यान से देखो, तो हम लोग ने यहाँ पे एक टर्म ऐड करा हुआ है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है एक ऐसा फ्रेम मतलब एक कोई देखने वाली जगह, ठीक, जैसे कोई फ्रेम्स में सीरीज लगी रहती हैं तो हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं, तो वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस ज़रूरी है किसी भी मोशन को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ना राहुल गलत है ना सोहन गलत है, क्या डिफरेंस है दोनों के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यानी कि ऑब्जेक्ट या रेस्ट पे भी हो सकती है, मोशन पे भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या सरल भाषा में बोले तो कहाँ से उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करा जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी से एक स्टेटमेंट निकल के आई कि देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन का क्या मतलब कि भाई ना तो कोई ऑब्जेक्ट कंप्लीट रेस्ट पे हो सकती है ना ही कंप्लीट मोशन पे हो सकती है। आप नहीं बोल सकते कि भाई एक चीज़ कंप्लीटली रेस्ट पे है या कंप्लीटली मोशन पे है। अगर हमारे टेबल पे कोई बुक रखी है तो
तो हम लोग उसको भी नहीं बोल सकते कि वो कंप्लीटली रेस्ट पे है। अगर मेरा ऑब्जर्वर मून से देख रहा है, ठीक, सपोज कर लो कोई मून से देख रहा है मुझे, ठीक, अब उसके लिए क्या है, अर्थ मूव कर रही है, तो अर्थ मूव कर रही है तो मेरी बुक की पोजीशन भी चेंज हो रही है। सो देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। और हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, कि हम लोग को किसी भी चीज से रिलेट करना पड़ेगा उसको, ताकि हम लोग बोल सकें कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन पे है। यहाँ पे ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस नीडेड है टू डिफाइन वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन। सो यहाँ तक नोट कर लेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहले देखेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। हमने बोला फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक। अभी फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, ठीक, तो ध्यान से देखो, जो भी चीज हम लोग मेजर कर सकते हो उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज। ऑल दोज quantities which can be measured are known as physical quantities। ठीक है, अब भाई चलो इसमें देखते हैं, अगर आपको कोई सामान दिया जाता है तो क्या आप उसका वेट नाप सकते हो, ठीक, तो वेट क्या हो गया या मास क्या हो गया, उसका फिजिकल क्वांटिटी हो गया। बट अगर आपको किसी ने थप्पड़ मारा तो क्या आप अमाउंट ऑफ पेन निकाल सकते हो कि आपको कितना दर्द हो रहा है, या फिर मम्मी ने कुछ बोल दिया आपको कि भाई तुम पढ़ते नहीं हो तो तुम एकदम बर्बाद हो, तो जो अमाउंट ऑफ पेन आपको उनके वर्ड से लगा, क्या आप उसको मेजर कर सकते हो? द आंसर इज नो। सो जो फिजिकल क्वांटिटीज मेजर करी जा सकती हैं, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज वो हैं जो मेजर करी जा सकती हैं, ठीक है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम को मेजर करा जा सकता है, टेम्परेचर को मेजर करा जा सकता है, फोर्स को मेजर करा जा सकता है, एनर्जी को मेजर करा जा सकता है, आपके घर में करंट आ रहा है उसको मेजर करा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जिनको मेजर करा जा सकता है उनको क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे, ठीक है। अब कुछ क्वांटिटीज को देखा गया कि भाई वो बिना किसी डायरेक्शन के चेंज के भी सेम वैल्यू दे रहे हैं। जैसे आप मास को ले लो, ठीक है, तो मास चाहे आप लेफ्ट में मेजर करो, ईस्ट में मेजर करो, वेस्ट में मेजर करो, किसी भी एंगल पे मेजर करो तो वो सेम ही रहेगा, ठीक। बट अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक, तो अगर उसका डायरेक्शन चेंज करते हो तो आपको फोर्स की डिफरेंट वैल्यूज आती हैं। तो इसी बेसिस पे जो अपनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको डिवाइड करा गया, ठीक। तो डिवाइड कितने में करा गया? 2 क्वांटिटीज में। सो लिख लेंगे यहाँ पे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। पहला कौन सा हो गया? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर कौन सी क्वांटिटी हुई भाई? जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ी, ठीक। दोज क्वांटिटीज विच ओनली हैव मैग्नीट्यूड but no direction were said to be scalar quantities।
ठीक है। लाइक आपके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए? फॉर एग्जाम्पल लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सब कैसी चीजें हैं? जो कि स्केलर क्वांटिटीज थी। नेक्स्ट सेकंड हम लोग के पास कौन सी हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। अब भाई वेक्टर क्वांटिटीज क्या हुई? दोज क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction। इसमें एक एडिशनल लाइन और लिखेंगे, as well as direction and obey the law of vector addition are known as vector quantities। इसमें आपके कौन कौन से आ गए? फॉर एग्जाम्पल हम लोग का फोर्स आ गया, एनर्जी आ गई और बहुत सारे। ठीक है। सो ऐसी क्वांटिटीज जिनको मेजर करा जा सकता है उनको बोला फिजिकल क्वांटिटीज। आगे उनको दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट स्केलर क्वांटिटीज, जो जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, बाकी उसका डायरेक्शन नहीं इंपॉर्टेंट है। ओके। नेक्स्ट जो आया उसको बोला वेक्टर क्वांटिटीज, जिसमें आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलिए तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या है? अगर एक ऑब्जेक्ट ने किसी पोजीशन ए से किसी पोजीशन बी तक ट्रैवल करा, ठीक, सपोज अगर किसी ऑब्जेक्ट ने इस पोजीशन ए से होते हुए इस पोजीशन बी से सी तक ट्रैवल करा, कुछ ऐसे कर्व्ड पाथ में, ठीक है, कुछ ऐसे पाथ में उसने ट्रैवल करा। ठीक है। तो ये जो एक्चुअल पाथ हुआ, जो इस ऑब्जेक्ट ये कह लो या फिर मैन कह लो, जो इस एक्चुअल पाथ इसने ट्रैवल करा, उसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोला। ठीक। बट जो दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ या फिर चेंज इन पोजीशन आया। ठीक। देखो यहां से ध्यान से एक स्ट्रेट लाइन बना ले तो हम लोग नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हम लोग नंबर लाइन में करते हैं। ठीक। तो उसी तरह से अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन में आया। सपोज यहाँ पे वो 0 पे होगा, यहाँ पे वो 5 पे हो गया। ठीक है। ऐसे बीच में अलग अलग वो बना दिया हम लोग ने, 0 1 2 3 4 एंड इधर 5 हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे जो पोजीशन में चेंज होगा वो क्या शो करेगा? डिस्प्लेसमेंट। और जो एक्चुअल पाथ जो फॉलो करा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्टेंस। तो यही चीज मेंशन कर लेते हैं और इसको अच्छे से समझ लेते हैं और भी चीजें इसके बारे में। तो सबसे पहले डिस्टेंस क्या होता है? तो डिस्टेंस के बारे में देखेंगे तो डिस्टेंस में क्या बोला? इट इज
द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोलेंगे, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इस पे डायरेक्शन चेंज करने से कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट इसकी एसआई यूनिट मेंशन करेंगे। एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर, जिसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसकी सीजीएस यूनिट देखेंगे, सीजीएस यूनिट जो कि हो गया हम लोग के पास सेंटीमीटर, इसको हम लोग cm से डिनोट करेंगे। ठीक है, चलिए भाई ये चीज़ें क्लियर। अब दूसरी चीज़ क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दूसरी चीज़ हम लोग के पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी यहीं हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, इट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि भाई पहले ऑब्जेक्ट किसी इस पोजीशन पे होगी जिसको हम लोग एक्स आई बोलेंगे। एक्स आई का मतलब क्या है, इनिशियल पोजीशन। ठीक है, वो एक्स आई से चलते चलते कहाँ तक पहुंचा, एक्स एफ तक पहुंचा। ठीक, एक्स एफ क्या है हम लोग की फाइनल पोजीशन। ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन हो गई, ये फाइनल पोजीशन हो गई। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एक्स या फिर कहीं कहीं एच से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज इन पोजीशन। ठीक है, अब जो हो जाएगा एक्स एफ दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। और हम लोग के पास डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला भी आ गया कि भाई S इक्वल्स टू एक्स एफ माइनस एक्स आई। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हम लोग एक और चीज बोल सकते हैं, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है किसी भी दो पॉइंट्स तक का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इस पे डायरेक्शन का फर्क पड़ता है। एसआई यूनिट क्या होगी भाई इसकी, एसआई यूनिट मीटर, जिसको हम लोग स्मॉल m से लिखेंगे। सीजीएस यूनिट क्या होगी, सीजीएस यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर, जिसको हम लोग cm से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब कुछ बातें हैं जो हमको नोट करनी है। क्या है वो बातें, टू बी नोट, नोट क्या करनी है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। वेयर एज डिस्टेंस
इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे देखो केस में हम लोग ने ये डिस्कस करा कि नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, तो जब नेगेटिव होगी किस केस में, कि भाई आप सपोज कर लो कि यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है, ये हम लोग की नंबर लाइन है। ठीक है, यहाँ पे सपोज एक एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे है, -1 -2 -3। ठीक है, तो अब सपोज कर लेते हैं एक आदमी था, ठीक, वो सबसे पहले गया यहाँ तक, 3 स्टेप्स उसने लिए राइट हैंड साइड में, उसके बाद वो यहाँ से मूव कर गया 5 स्टेप्स बैकवर्ड में। अब जब ये बैकवर्ड मूव करा तो उसकी फाइनल पोजीशन क्या हो गई, -2 हो गई। ठीक, तो ये उसकी क्या हो गई, फाइनल पोजीशन, एक्स एफ से डिनोट करेंगे, और ये उसकी इनिशियल पोजीशन। ठीक है, अब जो इसमें चेंज आएगा, ठीक, एस इक्वल्स टू एक्स एफ माइनस एक्स आई, तो एक्स एफ क्या हो गया, -2, एक्स आई कितना हो गया, -0, यानी कि -2। एस कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। ठीक है, और इन द केस कि जो इनिशियल पोजीशन है वही फाइनल पोजीशन हो जाए। ठीक, सपोज दैट कि ये वापस कहाँ आ गया, यहीं पे आ गया, फिर से वो चला और फिर वो 0 पे आ गया। ठीक, चलने के बाद फिर से 0 पे आ गया। ठीक, तो अब उसकी एक्स फाइनल ये हो गई। ठीक, तो इस केस में फाइनल और इनिशियल सेम पॉइंट पे है, यानी कि अगर हम लोग एस निकालें, एक्स एफ माइनस एक्स आई, जो कि होगा 0 - 0 दैट इज 0। तो इस केस में क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, और इस केस में क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव एज वेल एज 0, वेयर एज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। और एक और बात ध्यान रखेंगे कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करेंगे, एंड इस चैप्टर के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। मेक श्योर यू विजिट, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पेस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप लोग ईजिली टेलीग्राम के थ्रू नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आप परफेक्ट नोट्स बनाएं, और अभी हम लोग के पास टाइम बहुत ज़्यादा है, अच्छे से डिटेल में स्टडी करें। ठीक है, 80s से 90 के बीच में, 80s की रेंज में 80 से लेके 90 तक में आना इजी है, लेकिन 90s के ऊपर जाने के लिए आपको एक्सेप्शनल मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो इस समय आपके पास टाइम है, सिंसियर होइए और 90s के अबव इजीली स्कोर करिए, अपने एग्ज़ाम्स में, अपनी क्लास में रैंकर्स बनिए। ओके, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड prepare notes, and all the best for your यूनिट टेस्ट जो भी होने वाले हैं। चलिए बाय।